तो अपोजिशन में जो मेन पार्टी जब शुरुआत में यानी कि फ्रीडम के टाइम जब पहला जनरेशन हुआ, तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि सीपीआई मेन पार्टी हुआ करती थी, और ये सीपीआई की जो आइडियोलॉजी है रशिया से आई है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये वर्कर और लेबर कैटेगरी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है ये सीपीआई। तो इसी के बारे में इसका जो प्रोग्रेस है वो यहीं पर ये पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो ये पूरा रीड कर लेना, इजी है, ज़्यादा कुछ टफ है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। तो सीपीआई भी बाद में धीरे धीरे क्या हो गई, थोड़ा सा स्प्लिट। हर कोई बड़ी पार्टी होती बाद में स्प्लिट तो होता ही है। तो सीपीआई एम एक अलग पार्टी बन गई मार्क्सिस्ट बेस पर। ठीक है। उसके बाद सीपीआई के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी भारतीय जनसंघ। ये सबसे बड़ी पार्टी थी। ये है ना जो अभी की बीजेपी है ये यहीं से आई है मेन, भारतीय जनसंघ से। पहले भारतीय जनसंघ थी। तो ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका ये एक फाउंड किया था, या पार्टी बनाई थी 1951 में, मतलब जनरल इलेक्शन से पहले ही। सो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी देखो बाद में प्रधानमंत्री बने थे देश के। ठीक है। 1999 से 2004 के बीच में। इससे पहले भी एक दो बार बन गए थे, थोड़े थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा महीनों के लिए नहीं। तो लेकिन काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। Balraj Madhok were some other notable leader of the party. The Jansangh was different from Communist Party in matter of ideology and program. It stood one country, one nation, one culture and the rule of law. तो थोड़ा सा एक हिंदुज़म को ज़्यादा ये फेवर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंट्री होना चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए, कि लॉ बनना चाहिए सबके लिए। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। अगर एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री का मतलब कि जहाँ पे सारे ही मज़हब के लोग रहते हैं, सबको रिस्पेक्ट करना है, सबके रिचुअल्स हैं, सबके अपने अपने कल्चर्स हैं, सबको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, सबको राइट देना है। तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पे इतना मिक्स कल्चर हो। लेकिन ये फेवर करते थे अपना हिंदुज़म, और या एक कल्चर हो, एक रूल हो। तो ये इसीलिए ये पार्टी का जो वोट पाने का मेन आधार ही यही है कि एक हिंदू के नाम पर, या जो मेजोरिटी है उस बेस पर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिले। सो इट however differentiated itself from हिंदू महासभा एंड अलाउड पर्सन ऑफ ऑल कम्युनिटीज वोट। लेकिन थोड़ा सा इस टाइम उस वक्त जो बनी थी वो आरएसएस से या हिंदू महासभा से थोड़ा सा अलग था, कि बाकी कम्युनिटी को भी अलाउ था। अब बीजेपी में भी तो बाकी कम्युनिटी के लोग तो हैं ही ना, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ हिंदू है, ऐसा नहीं ना। तो ये चीज़ थी। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा का मत एक अलग ही वो था उनका, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसा आरएसएस तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय सेवा संघ। तो लेकिन यहीं के जो आरएसएस से जो भी लीडर निकले हैं वो सब बीजेपी में आए, और वही एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो द आरएसएस वॉज जनसंघ्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो आरएसएस था, जनसंघ की मेन जो ताकत है आरएसएस। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन अपने हिंदू इसको ये करती है, रिप्रेजेंट करती है, उनके जो भी राइट्स हैं उनको फेवर करती है। तो आरएसएस से जो भी लीडर होते हैं वो भारतीय जनसंघ में आए थे, और मेन सपोर्ट आरएसएस का सपोर्ट था भारतीय जनसंघ को। तो द पार्टी स्टूड फॉर अखंड भारत के लिए द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब एक स्टेट हो, पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए, इन ऑल दैट, ये सारी इनकी चीज़ें थी। इनका जो आइडियोलॉजी था वो यही था कि एक देश, एक भारत, एक कल्चर हो, हिंदू हिंदू राष्ट्र बने। तो ये चीज़ें थी। ठीक है। तो इलेक्टोरल गेन मतलब चुनाव में कितना फ़ायदा मिला इनको, बहुत फ़ायदा मिला आगे चल के। तभी तो नहीं मिला, लेकिन आगे
जब बाबरी मस्जिद, जब ये पार्टी टूट के फिर एक नई बीजेपी बनी, यही पार्टी से ही समझो एक बनी थी। यही लीडर आगे पीछे दाएं बाएं होकर एक नई पार्टी बना ली थी। द पार्टी वोन ओनली 3 लोकसभा सीट इन 1952। 1950 पहले इलेक्शन में तो 3 ही सीट मिली थी, बट इन द सेकेंड जनरल इलेक्शन द जनसंघ वॉज एबल टू गेन 4 सीट, फिर 4 सीट मिली, only one extra seat. But in 1962, the presence of the party on the national political scene become more visible. धीरे धीरे उठ रही थी पार्टी, आगे आ रही थी। द जनसंघ वोन 14 लोकसभा सीट, 14 हो मिल के देखो, जब थर्ड वाला इलेक्शन हुआ, थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ। द मेन सपोर्ट केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आज भी बीजेपी को जो मेन सपोर्ट है यहीं से उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब, राजस्थान। पंजाब से तो खैर अब नहीं है, राजस्थान से सपोर्ट है, एमपी से सपोर्ट है, उत्तर प्रदेश से सपोर्ट है, हरियाणा से है। जो मेन जो नॉर्थ की पार्टीज़ हैं, हिंदी बोले जाने वाली जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक जो है ना, ये जो हिंदू जनसंघ का या आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है, ये ज़्यादा चलती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बीजेपी का मेन, अभी आज के टाइम पे जो बीजेपी है, जो भारतीय जनसंघ थी पहले, तो जो ये सेम आइडियोलॉजी थी, तो यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और यहाँ से वोट परसेंटेज ज़्यादा मिलते हैं। फिर एक स्वतंत्र पार्टी भी थी, थर्ड पार्टी, तो उतना ज़्यादा लेकिन बाद में इतनी आगे तो नहीं आई। तो कांग्रेस पार्टी हैड एक्सेप्टेड द आइडियल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन 1955। इट फेल्ट दैट फॉर इकोनॉमी एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री द फॉलोइंग मेजर हैड टू बी टेकन। एक तो पार्टी कांग्रेस ने माना कि हाँ, एक सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए। सोशलिस्ट मतलब कि सारे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, सारे क्लास के लोगों को, लेबर और जो मिडिल क्लास है उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, आगे आना चाहिए। उससे बोलते हैं सोशलिस्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सस्ते में चीज़ें अवेलेबल हों, ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हों, ठीक ना, तो ताकि गरीब और पुअर लोगों को आगे बढ़ाया जाए, वर्कर को सही वेजेस मिले। तो ये था एक सोशलिस्ट पैटर्न बोलते हैं इसे। तो लैंड सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एमंग एग्रीकल्चर वर्कर। तो लैंड सीलिंग मतलब जो लोग, एक ही पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, बाकी सब लोग तो लेबर बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको भी ज़मीनें अपनी होनी चाहिए। एक लैंड सीलिंग होना ज़रूरी है, एक रोक होना ज़रूरी है। बिल्डिंग ऑफ बफर स्टॉक्स एंड टेक ओवर द फूड ग्रेन ट्रेड बाय स्टेट। जो लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं फूड ग्रेन का, अनाज का, तो उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि सिर्फ ऊपर लोगों को फ़ायदा ना हो, नीचे वर्कर और नीचे छोटे फार्मर का भी फ़ायदा होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बढ़ना चाहिए, जैसे कि रेलवे बढ़नी चाहिए, और भी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में हैं वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि चीज़ें सस्ती मिले, लोगों को लोगों के एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले, और जो भी प्रोडक्ट बने वो सस्ता बने, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट प्रॉफिट कम रखती है ना पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वही चीज़ प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट बहुत महंगी पड़ेगी। तो स्वतंत्र पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1959 अपोज द सोशलिस्ट पॉलिसीज़। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए स्वतंत्र पार्टी, जो कि राजा गोपालचारी फाउंडर थे इसके। तो इट फाउंडर मेंबर ऑफ एडिशन टू सी राजा गोपालचारी वर्क के एम मुंशी, महारानी गायत्री देवी, NG रंगा। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? बीइंग ए कंजर्वेटिव पार्टी इट वाज बिटरली क्रिटिकल ऑफ द कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम ऑफ कंट्रोलिंग इकोनॉमी। इट denounce curtailment of freedom and the right to property through various amendment of Indian Constitution। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट चाह रहे थे क्या? इट स्टूड फॉर फ्री इकोनॉमी एंड फ्री ट्रेड। इट सेड दैट सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैड रिजल्टेड इन ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड curtailment of freedom। The party advocated the reduction of taxation and the progressive abolition of control and licensing सिस्टम टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्री। तो ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि जो टैक्सेशन बहुत कम होना चाहिए, टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ पे जो गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग सिस्टम है या कंट्रोल है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब फ्रीडम मिले तो फ्रीडम नाम के लिए ना हो, पूरी फ्रीडम मिले, चाहे जो कोई भी करे उसके लिए लाइसेंसिंग ना हो।
तो ये इनकी ये पॉलिसीज़ थी कि इकोनॉमी को कंट्रोल है ना में पब्लिक का हाथ ज़्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट का हाथ कम होना चाहिए। ये इनकी एक आइडियोलॉजी थी। तो स्वतंत्र पार्टी क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड स्टूड फॉर ए प्री अमेरिकन foreign pro-American foreign policy. According to the Swatandhra Party, Communist China was the greatest threat to Asian freedom. It demanded the liberation of Tibet. तो पार्टीज इलेक्टोरल गेन क्या हुआ, चुनावी क्या फ़ायदा हुआ? द वेल्दी फार्मर इंडस्ट्रीज एंड द बिजनेस एंड मिडिल क्लासेस रैली टू द स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि इन्होंने बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज के लिए बोला ना कि पॉलिसीज़ जो इंडस्ट्रीज़ में जो टैक्स लगाया जाता है या जो गवर्नमेंट बहुत सारे लाइसेंसिंग मांगती है, लाइसेंस लो तब जाके स्टार्ट होगा कोई भी बिज़नेस, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग और ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिज़नेस फ्री होना चाहिए, इंडस्ट्री फ्री मतलब बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी टैक्सेशन के। टैक्स जो बिजनेसमैन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने सपोर्ट किया बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल ने। व्हेन द थर्ड एंड द फोर्थ जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1962 इट सिक्योर्ड 18 सीट, बताओ 18 सीट मिल गई, उससे भी ज़्यादा, जनसंघ से भी ज़्यादा, इन द लोकसभा एंड बिकेम द लीडिंग अपोजिशन पार्टी इन 3 स्टेट। 3 स्टेट में लीडिंग अपोजिशन पार्टी भी रही, राजस्थान, गुजरात एंड बिहार में। इतना इसको बेनिफिट हुआ इसका। इन 4th जनरेशन द स्वतंत्र पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विद द 42 सीट। देखो CPI से भी ज़्यादा होगी, 42 सीट। एंड स्वतंत्र पार्टी सीम टू दी ऑफर ए वायबल डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ऑल्टरनेशन दिखने लगा, बट बिकॉज इट्स नैरो सोशल बेस, सोशलिस्ट नहीं थी, वर्कर्स और नीचे क्लास वालों की को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, ऊपर क्लास वालों को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसलिए ना 1971 में बहुत बुरी, मतलब एक बुरी हार हुई इनकी। बाय द मिडल ऑफ 70s द पार्टी इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज ए नेशनल पार्टी भी नहीं रही अब, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई एक तरीके से कह सकते हैं। जबकि इतनी बड़ी पार्टी 42 सीट लाना भी एक बड़ी बात है। अगर हम इसकी बात करें, हम 2019 इलेक्शन की कांग्रेस की 42 सीट थी, इतनी बुरी हार हुई थी कांग्रेस की, 42 या 47 कुछ सीट थी 2019 के इलेक्शन में, अभी पिछले वाले इलेक्शन में। सो डिफरेंस बिटवीन भारतीय जनसंघ, लेकिन भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ क्या बड़ी, भारतीय जनसंघ टूट फूट के भारतीय जनता पार्टी बनी और वो कितनी आगे बढ़ गई देख रहे हो आप। तो लाइक द जनसंघ स्वतंत्र पार्टी ऑल्सो द बिटरली क्रिटिकल ऑफ कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस पार्टी, द टू पार्टीज हाउएवर डिफर्ड विद ईच अदर अबाउट मैनी थिंग। लेकिन दोनों पार्टी अपोजिशन में ज़रूर थी कांग्रेस के, लेकिन दोनों भी आपस में एक दूसरे के अलग आइडियोलॉजी थी। स्वतंत्र पार्टी पर टोटली अपोज द स्टेट प्लानिंग वो नहीं चाह रहे थे। It declared that it would dissolve the planning commission, but the Jansangh stood for microeconomic planning and project wise planning. तो ये क्या चाह रहे थे स्वतंत्र पार्टी, स्टेट प्लानिंग नहीं होना चाहिए, स्टेट वाइज प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट है ना प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का उस पर डिज़ोल्व होना चाहिए। लेकिन जनसंघ क्या चाह रहे थे, जनसंघ चाह रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब स्टेट वाइज अलग हो प्लानिंग, ठीक है, तो अलग पॉलिसीज़ हो स्टेट वाइज। वहीं पे स्वतंत्र पार्टी क्या चाह रही थी, एक कंट्री में एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए सिंगल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। इट ऑल्सो वांटेड रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस थ्रू द मॉनिटरी एंड फिजिकल मेजर। तो ये चाह रहे थे कि जो प्राइस हो, प्राइसेस का जो रेगुलेशन होता है मॉनिटरी सिस्टम में, एक प्राइस फिक्स किए जाते हैं, वो फिजिकल मेजर मॉनिटरी सिस्टम से होना चाहिए, ये स्वतंत्र पार्टी चाह रही थी। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेन द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। स्वतंत्र पार्टी प्राइवेट को सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, वो चाह रही थी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एंड नेशनलाइजेशन बैंक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें कम होनी चाहिए, वो स्वतंत्र पार्टी ये चाह रही थी। बट द जनसंघ स्टूड फॉर नेशनलिज्म, लेकिन जनसंघ तो चाह रही थी कि हर कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या है अभी बताओ ज़रा। एक तो ऑयल के बहुत सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में है, फिर डिफेंस तो है ही, गवर्नमेंट के ही हाथ में रहना है डेफिनेटली, ठीक है, और रेलवे है गवर्नमेंट के हाथ में,
लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट, पहले बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी लेकिन अब प्राइवेट होती चली गई। द स्वतंत्र पार्टी हैड नैरो सोशल बेस, इट मेन सपोर्ट केम फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट, वेल्दी फार्मर, जो बड़े फार्मर थे, अमीर फार्मर, फॉर्मर प्रिंसेस हुए, अर्बन मिडिल क्लास हुए, मतलब बड़े बड़े क्लास के लोग स्वतंत्र को, पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जनसंघ के पास है ना, नीचे जो लेवल के लोग थे, नीचे क्लास के लोग थे, उनका सपोर्ट था, क्योंकि वो सोशलिस्ट बेस था उनका, इसीलिए जनसंघ बढ़ता गया। इसके बाद देखो कॉन्सेंसुअल स्टाइल एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। तो बात हम लोग मेनली कांग्रेस की ही कर रहे हैं, और कांग्रेस के अपोजिशन जो खड़े हुए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वन पार्टी डोमिनेंस। तो वही चीज़ है कि जितने भी अभी तक के हमने देखा अपोजिशन, वो इतने मजबूत नहीं निकले कांग्रेस के सामने। लेकिन कांग्रेस में धीरे 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 एक फैक्शन बनते चले गए, विंग बनती, गार्डियन विंग हो गई, फिर आपकी ये लेफ्टिस्ट विंग फैक्शन, मतलब कांग्रेस के अंदर ही था ये, लेकिन अपने अपने ग्रुप बनते गए। जैसे सरदार पटेल ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ ए डिसिपल ऑफ गांधी। तो ये सब एक अलग अलग पार्ट होते गए, लेकिन थे कांग्रेस के अम्ब्रेला में ही। लेकिन धीरे धीरे फिर ये टूटे आगे चलकर 70 के बाद, फिर पार्टियां बनती गई, कांग्रेस वीक होती गई चली गई। तो इन द पार्टी दैट हैड ए नंबर ऑफ फैक्शन, फैक्शन का मतलब अपोजिशन नहीं, कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग ग्रुपिज्म, क्योंकि एक ग्रुप चाह रहा ऐसा हो, एक ग्रुप चाह रहा वैसा, लेकिन है कांग्रेस में, उसे बोलते हैं फैक्शन। बाकी ऊपर देखा वो तो पूरा अपोजिशन ही था, स्वतंत्र पार्टी जनता ही था, अपोजिशन था। तो फर्स्ट द कांग्रेस अवॉइडेड कैरिंग एनी पॉलिसी टू स्ट्रीम, इन अदर वर्ड इट टुक ए बैलेंस पोजीशन इवन इन केस ऑफ डिफरेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सच एज अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, लेबर लॉ, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का मतलब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि आप महाराष्ट्र देखो, मराठी बोली जाती है, बिहार में बिहारी, तो स्टेट जो हुए हैं, बने हैं, वो लैंग्वेज के आधार पर बने हैं, सबको पता है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट द कांग्रेस अवॉइडेड कैरिंग एनी पॉलिसी टू स्ट्रीम, इन अदर वर्ड इट टुक ए बैलेंस पोजीशन इवन इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट। तो लेकिन फिर भी एक बैलेंस पोजीशन रखा, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट भी किया, अडॉप्शन ऑफ हिंदी एंड नेशनल लैंग्वेज भी किया, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी को ही क्यों हमने नेशनल लैंग्वेज बनाया, तो बड़े बड़े डिसीजन लिए और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया। सेकेंड, एंड इंटीग्रेट स्ट्रक्चर ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्सेंसस had developed within the Congress party during the freedom struggle, and the same continued even after the independence. Election at various level of party organization and selection of party candidate for the general election caused many problems. Many a time the congressmen opposed their own government for the group control of the government. Such problems were resolved through tolerance of each other's viewpoint and by conciliatory behavior. Mahatma Gandhi was followed by Nehru, who dominated the post-independence political system and provided it with element and stability of continuity over a long period of time. तो यहाँ पे ये बताया कि नेहरू ने डोमिनेट किया पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल सिस्टम को, और उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि 15-20 साल कांग्रेस बिल्कुल मेन पावर में रही। इसके अगेंस्ट कोई भी ये अपोजिशन उतना टिक नहीं पाया। जब नेहरू के जाने के बाद इंदिरा गांधी ने काफ़ी बड़े लेवल पे किया था, लेकिन एक पॉइंट में आकर अच्छा किया था इंदिरा गांधी में, लेकिन शुरुआत में इंदिरा गांधी को हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वापस आई इंदिरा गांधी, फिर जीती बड़े मेजर विनिंग के साथ में। तो बस यही बताया गया इस पैराग्राफ में कि अलग अलग फैक्शन थे, ग्रुप थे। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने उस चीज़ को संभाला, बैलेंस रखा, बहुत सारे पॉलिसीज़ लेकर आए। तो जो उसी के ग्रुप में लोगों ने आगे ये भी किया, अपोज भी किया, लेकिन फिर भी उस चीज़ को उन्होंने लागू किया। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और क्योंकि नेहरू का, पंडित नेहरू काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो उस इन्फ्लुएंस में काफ़ी जो डिसीज़न थे, जो कि स्ट्रिक्ट डिसीज़न थे, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी लोगों के लिए, वो लेकिन फिर भी अप्लाई किया, ठीक है। तो
चैप्टर में जहाँ भी डाउट हो तो ज़रूर आप स्क्रीनशॉट मार के मुझसे पूछा करो। ये ज़रूरी है आपके डाउट पूछना, क्योंकि चैप्टर को एक बार में मैंने समझाया और आपने समझ लिया, ये तो तरीका नहीं होता है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का तरीका ये है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आपको जो भी डाउट है आप फ़ौरन पूछा करो, ठीक है।